BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो लेसन है वह है आपके पाठ्यपुस्तक से लेसन नंबर 15 साउंड, प्रकरण 15वां ध्वनि। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हमारी आज की जो चर्चा होगी उसके प्रमुख मुद्दों को देख लेते हैं। तो हम चर्चा करेंगे ध्वनि के निर्माण पर, उसके बाद ध्वनि कैसे सुनाई देती है, उसके बाद हम देखेंगे ध्वनि का संचरण कैसे होता है, फिर ध्वनि और संगीत के सुरों का क्या संबंध है, और फिर हम देखेंगे ध्वनि क्षेपक यानी लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन में सुनाई देने वाले आवाज़ या ध्वनियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दैनिक जीवन के कुछ अनुभव को देखते हैं। यह चित्र देखकर आप निश्चित ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि यह है आतिशबाजी का चित्र। दूर से हमें यह बहुत सुंदर दिखाई देता है और उसके फूटने की आवाज़ भी, ध्वनि भी हमें सुनाई देती है। तो आतिशबाजी से भी हमें ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि का निर्माण होता है। उसके अलावा भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उत्सव, त्यौहार, कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर बहुत सारी ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है। जैसे कि यह गोपाल काला दही हंडी, इसमें बहुत धूम धड़ाके से यह त्यौहार मनाया जाता है और उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं इन सब त्योहारों में। यह गणेश उत्सव का त्यौहार और फिर होली का त्यौहार, या शादी ब्याह या किसी कार्यक्रम की पार्टी हो, इसमें कई लोग हिस्सा लेते हैं और बहुत ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। लाउड स्पीकर, डीजे स्पीकर, गाने, गीत, संगीत, ढोल, नगाड़े, ताश और लोगों की आवाज़ें, ये सब हमें बहुत सुनाई देता है। ये अनुभव बहुत आम है, हमेशा सुनते हैं। उसके बाद हम ऐसे बहुत सारी वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, या हम देखते हैं जिससे इंडिविजुअली अलग प्रकार से उनमें संगीत या आवाज़ या ध्वनि सुनाई देती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक घंटी है, यह एक हेडफोन है और एक गिटार है। और इसे हम ध्वनि उत्पन्न करने वाले साधन या स्रोत कहेंगे, क्योंकि इनसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है, होती है। इनकी रचना किस तरह से है, तो घंटी में एक लोलक है, उसको उस धातु से जब हम टकराते हैं तो उसमें कंपन ध्वनि निकलती है। गिटार को देखें तो गिटार के ऊपर
उस तार बंधे हुए हैं, तंतु बंधे हुए हैं, उसको जब हम छेड़ते हैं तो वहाँ पर ध्वनि सुनाई देती है। और हेडफोन के अंदर छोटे छोटे स्पीकर होते हैं, उसको कान के पर्दे पर लगाते हैं, पास लगाते हैं तो ध्वनि सुनाई देती है। उसी प्रकार कुछ और भी वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न की जाती हैं, जैसे कि ये एक पियानो, डफ, ड्रम सेट, ये सब भी ध्वनि उत्पन्न करने के काम आता है। खासकर संगीत सुर, संगीत उत्पन्न करने के लिए, संगीत की धुन उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग होता है। उसी प्रकार जोरदार आवाज़ के लिए हम लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं, जिसे ध्वनिक क्षेपक कहते हैं। और छोटे लाउड स्पीकर से, जैसे कि रेडियो में होता है, उसमें से भी हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसकी रचना देखिए इस तरह से है। जो लाउड स्पीकर होता है वह किसी न किसी बक्से में बंद होता है ताकि हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे, ध्वनि सामने सुनाई दे। पीछे की ओर यह बंद है, पैक है, तो पीछे ध्वनि कम सुनाई देती है। इसकी रचना ही कुछ इस तरह से होती है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे ध्वनियों को सुनते हैं। यहाँ पर घंटी की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, ये सब किसी न किसी रूप में हमारे कानों को ध्वनि इनसे सुनाई देती है। ये सब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। कुछ मनुष्य ने बनाए हैं, मानव निर्मित है, तो कुछ प्राकृतिक रूप से ये साधन मौजूद हैं। तो हमने देखे कुछ वस्तुएं, कुछ घटक जिनसे ध्वनि का निर्माण होता है। आखिर निर्मित होती कैसे, ध्वनि बनती कैसे? तो निष्कर्ष के बाद यह पता चला बच्चों कि जैसे कि ये गिटार का अनुभव लें तो इसमें तार को जब छेड़ते हैं, तार में कंपन उत्पन्न होती है और उसी कंपन के कारण ही ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि का निर्माण करने वाली वस्तुओं में एक विशिष्ट हलचल होती है, जिसे हम कहते हैं कि कंपन हो रही है। तो ये हलचल एक प्रकार का क्या होता है, कंपन ही होता है। और इसी कंपन की वजह से, कंपन होने के कारण ही हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो कंपन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ आप देख रहे हैं सितार, गिटार, उसमें तार है और तारों को नाखून से या किसी औजारों से उसे हल्के हल्के छेड़ा जाता है और फिर हमें अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। वो अलग अलग क्यों सुनाई देती हैं वो बात का मुद्दा है, लेकिन हर तार से एक ध्वनि सुनाई देती है। फिर हर तार की रचना, उसकी तनाव, उसकी बनावट, उसके आधार पर अलग अलग ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है। तो वस्तु में कंपन होने पर ध्वनि का निर्माण होता है, ये सबसे जरूरी बात। तो कंपन से ध्वनि का निर्माण, तो तार में तो कंपन हो गया, छेड़ दिया, लेकिन जब हम ड्रम सेट की बात करते हैं तो उस पे पर्दा होता है। तो पर्दे में कंपन कैसे करते हैं, तो उसको पीट कर, उसको ठोक कर उसमें कंपन उत्पन्न की जाती है। तो कंपन होने पर ही ध्वनि का निर्माण होता है। जितना कम कंपन होगा उतना कम ध्वनि सुनाई देगा। तो ध्वनि होने के लिए कंपन होना बहुत जरूरी है। और जितने भी वस्तुएं ध्वनि निर्माण करती हैं वो सब ध्वनि स्रोत ही कहलाते हैं। इसकी हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। कंपन अगर रुक गया, कंपन कम हो गया तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ध्वनि रुक जाती है कंपन रुकने के बाद। एक प्रयोग भी करके आप देख सकते हैं। किसी पुट्ठे के बॉक्स में, जैसे कि हाँ जूते चप्पल का बॉक्स है, मिठाई का बॉक्स है,
उसको काट कर उसके ऊपर एक रबर बैंड इस तरह लगाकर आप रबर बैंड को में कंपन उत्पन्न करेंगे नाखून से या हाथ से, उंगली से, तो भी हमें ध्वनि सुनाई देगी। रबर बैंड का कंपन होता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसे हर वस्तु जो जिनमें कंपन होकर ध्वनि का निर्माण होता है, सब ध्वनि स्रोत ही होते हैं। कंपन रोकने पर ध्वनि रुक जाती है, ये आपने अभी जाना, इस पर हमने बात की। आप और भी प्रयोग कर सकते हैं रबर बैंड का कंपन के लिए। पुट्ठे के अलावा हम इसे किसी चीनी मिट्टी या धातु के खोखले कटोरे पर भी इसको लगाकर हम इस तरह कंपन उत्पन्न करते हैं। कंपन हमेशा विशिष्ट होती है। वो कुछ दूरी पर देखते हैं रबर बैंड ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो आगे पीछे यह जो गति है, दोलन गति है, यही कंपन होता है। इसको सीधा बांध दे रबर बैंड को इस तरह से, तो भी इसमें उसी तरह की कंपन हम देख सकते हैं, मतलब हमें दिखाई देता है। कुछ दूर तक हमें वो कंपन दिखाई देता है, बाद में वो धीरे धीरे कंपन क्षीण होता जाता है, आवाज़ भी कम होती जाती है। तो ये ए स्थान से बी, बी से सी, इस तरह से वो कंपन होता है। तो बी से सी जो है, ए से बी, बी से सी, बी से सी और सी से ए आने में ये पूरा एक चक्कर जो होता है वो एक कंपन कहलाता है। बी से शुरू, सी, सी से वापस बी आने में जो ये दिखाई दे रहा है हलचल, वो पूरा एक कंपन होता है। मध्य बिंदु से जो मैक्सिमम दूरी अधिकतम, उसको आयाम कहते हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। अब हम देखते हैं एक ऐसा यंत्र जिसे मनुष्य ने बनाया है प्रयोगशाला में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, चेक करने के लिए कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है क्या। इसका नाम है स्वरित्र द्विभुज ट्यूनिंग फोर्क। ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी इसका चित्र है। इसमें ये धातु की एक छड़ है, पट्टी है, जिसमें एक आधार है नीचे और ऊपर दो उसकी भुजाएं हैं। भुजाओं में कंपन होने पर ध्वनि की निर्मिति होती है। कंपन कैसे होगा, तो उसे पीट कर भुजाओं को, जो ब्लैक कलर का बेस है उस पर उसको पीटा जाता है, या हथौड़ी से उसको मारकर हम इसमें कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। और जो भुजाएं हैं वो छोटी बड़ी होने पर उनमें अलग अलग प्रकार के कंपन होंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ए बी सी डी 4 स्वरित्र द्विभुज हैं, ट्यूनिंग फोर्क हैं। चारों में उनकी लंबाइयाँ, उनकी मोटाई में अंतर है, तो उनमें जो कंपन है वो भी अलग अलग हैं। लिखा है ए के नीचे 488 हर्ट्ज, मतलब वहाँ पर वो 1 सेकेंड में 488 बार कंपन करता है। बी वाला थोड़ा कम है, सी वाला अधिक है, डी वाला और कम है। तो हम देख रहे हैं जो बड़ी भुजा है उसमें कंपन कम है, जो छोटी भुजा है उसमें कंपन ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अलग अलग धातु की रचना के अनुसार भी उसकी कंपन कम अधिक हो सकती है। तो स्वरित्र द्विभुज यानी ट्यूनिंग फोर्क से आवाज़ का क्या संबंध है, ध्वनि का क्या संबंध है, आखिर कंपन में ध्वनि कहाँ उसमें सुनाई देगी। तो वह प्रयोग हम इस तरह कर सकते हैं कि यह है ट्यूनिंग फोर्क और आजू बाजू ये हवा के अणु है, कण हैं, ये हमेशा हवा में मौजूद होते हैं। ट्यूनिंग फोर्क का यह आधार है और उसकी 2 भुजाएं हैं और हवा के अणु हवा में समान अंतर पर सामान्य रूप से इस तरह से बिखरे हुए हैं। कोई हलचल नहीं है, सब एक दूसरे के समांतर हैं। शांतिपूर्वक सभी अणु आराम से स्थिर अवस्था में यहाँ दिखाई दे रहे। स्थिर मतलब उनमें कोई ज़्यादा हलचल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब ट्यूनिंग फोर्क में
कंपन उत्पन्न अगर हम करें पीट कर, तो क्या होगा? तो उसकी भुजा के पास के हवा के जो कण हैं वो उस कंपन से प्रभावित होते हैं और फिर उनमें कंपन शुरू हो जाता है। भुजा के पास के हवा जो कण है वो कंपन के कारण एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर वह भुजा जैसी थोड़ी दूर जाती है, यानी एक बार भुजा पास आएगी, एक बार दूर जाएगी कंपन में। भुजा जब हवा के पास है, फैला हुआ है, तो वहाँ पर कण एक साथ इकट्ठा होते हैं और धक्का लगने के कारण वह ऊर्जा जो है हवा के कण आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते यह लहर के रूप में दूर तक जाता है। तो ये स्वरित्र द्विभुज ट्यूनिंग फोर्क इस तरह से हवा के कणों में कंपन उत्पन्न करता है और हमें ध्वनि सुनाई देगी। किसी बंद बॉक्स के पास इसको अगर हम बजाएं, बॉक्स के अंदर थोड़ा सा छेद हो आसपास, तो वहाँ पर रखें तो हमें वो ध्वनि आसानी से सुनाई देगी। देखिए, यह है ट्यूनिंग फोर्क। सामान्य स्थिति में दोनों भुजा सामान्य है, फिर नीचे कंपन में एक बार फैलता है और उसके नीचे है एक बार सिकुड़ता है। ये सिकुड़ने और फैलने की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, तो हमें दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती है। सामान्य स्थिति में हवा के कण एक दूसरे के समांतर सामान्य स्थिति में होते हैं, तो हवा की एकदम सामान्य स्थिति है। लेकिन जैसे ही कंपन होने के बाद ट्यूनिंग फोर्क की भुजा फैलती है, हवा से टकराती है, तो पास में हवा देखिए सिकुड़ गई, बाद में हवा फैल गई, फिर इस तरह सिकुड़ते फैलते कंपन ये बार बार होता है। और तीसरी बार जब ट्यूनिंग फोर्क यानी नज़दीक आता है, उस समय क्या होता है, ये क्रिया बहुत तेज़ी से होती है बच्चों, हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन होता इसी तरह से है, बहुत स्लो मोशन में देखने पर। तो बीच में हमने देखा कि ए जो भाग है वहाँ पर हवा सिकुड़ गई है, हवा का संपीड़न हो गया। बी में हवा फैल गई है, सी में फिर सिकुड़ गई, डी में फैल गई, ई में सिकुड़ गई। ये फैलना सिकुड़ना कंपन के कारण होता है। जहाँ सिकुड़ गई उसे हम संपीड़न कहते हैं, उस भाग को जहाँ फैल जाती है वहाँ पर विरलन कहते हैं। तीसरी स्थिति में यह स्थिति है ट्यूनिंग फोर्क का हिस्सा सिकुड़ गया, दूर चले गया, हवा सिकुड़ा, तो पास की हवा जो है वो फैल गई, वहाँ विरलन आ गया। तो विरलन फिर संपीड़न, विरलन संपीड़न, यह लगातार कंपन के रूप में होता है। जितना कंपन होगा उतना ही तेज ये हवा के कण हिलेंगे। वे अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, अपने स्थान पर कंपन करते हैं और ऊर्जा एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे में यह पहुंचता है। संपीड़न विरलन ये एक चक्र हुआ, फिर संपीड़न विरलन एक चक्र यह होते रहता है। और सामान्य स्थिति में जब कंपन नहीं है तो हवा एकदम कण उसके सामान्य रहते हैं। तो इस तरह से ये स्वरित्र द्विभुज यानी ट्यूनिंग फोर्क जो है कार्य करता है। तो स्वर हमने देखा ट्यूनिंग फोर्क का कंपन। वैसे ही कंपन आप लाउड स्पीकर में कभी चलते उसको ध्यान से देखें तो उसके पर्दों में चलते समय जो आवाज़ आती है तो कंपन होता रहता है। और वो आवाज़ सुनाई कैसे देती है, तो उसके सामने भी ठीक उसी तरह हवा के कण होते हैं और हवा के कणों में कंपन उत्पन्न होती है और फिर लहर उत्पन्न होती है और वह संपीड़न विरलन द्वारा वह जो लहर है, तरंग है, वह आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो आसपास की हवा में कंपन उत्पन्न होते हैं। हवा मतलब हवा के सभी कणों में, अणुओं में कंपन होने पर ऊर्जाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लहर के रूप में इस तरह आगे जाती हैं। कण आगे नहीं जाते, उनकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से वो आगे आगे बढ़ती हैं लहर के रूप में। हवा के कण जहाँ इकट्ठे होते हैं, एकत्रित, घनत्व बढ़ता है, संपीड़न है।
तो ध्वनि स्रोत में कंपन होने पर उसके संपर्क में रहने वाली हवा में भी कंपन की लहर होती है। वहाँ संपीड़न और विरलन लगातार बनते रहते हैं। संपीड़न और विरलन मिलाकर एक कंपन पूरा होता है, तो यह उत्पन्न होता है कंपन के कारण। इन्हीं कंपन की या लहरों को ध्वनि तरंग, साउंड वेव कहते हैं। तो ध्वनि स्रोत से उठने वाली कंपन, फिर कंपन जो है वो लहर ध्वनि तरंगों द्वारा हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचते हैं। कान में स्थित पर्दे में भी फिर वही कंपन होता है, और वह पर्दा में होने वाला कंपन हमारा मस्तिष्क विविध संदेश को पढ़ता है और समझता है, और हमें ध्वनि की पहचान होती है। तो ध्वनि स्रोत और हमारा कान, तो कंपन हमारे कानों तक पहुँचे, पर्दा अगर हिलता है तो हमें सुनाई देगा। अगर कंपन बहुत हल्की है, कान का पर्दा हिल ही नहीं पाया, तो हमें वो सुनाई नहीं देगा। तो कंपन होना बहुत ज़रूरी है। कंपन होने पर भी ध्वनि निकलती, लेकिन हमारे पर्दे पर, कान के पर्दे पर कंपन नहीं हुआ तो वो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी, भले ही ध्वनि स्रोत में कंपन हो रहा हो। तो ये कान का पर्दा आप देख रहे हैं वहाँ पर एक जगह पर, वो भी उस पर्दे पर ये ध्वनि तरंगें टकराती हैं और फिर वहाँ से संदेश मस्तिष्क में पहुँचता है। नाजुक सा पर्दा होता है, थोड़ी सी भी हलचल होने पर वह कंपन उसमें भी होती है और हमें सुनाई देती हैं ध्वनियाँ। तो ध्वनि तरंगे हमारे कान के कोमल पर्दे पर पहुंचती है। यह पर्दा चेता तंतुओं के माध्यम से कंपन की संवेदना को मस्तिष्क तक भेजता है, जिसके कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो हमें ध्वनि कैसे सुनाई देती है, ये आपने अभी देखा। तो कंपन के बारे में कुछ जो भौतिक जानकारी है, विज्ञान से संबंधित, उसको हम जान लेंगे कि कंपन क्या है। तो कंपन पूरा करने में, यानी एक कंपन संपीड़न और विरलन मिलाकर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम दोलन काल कहते हैं। तरंग का दोलन काल, टाइम पीरियड, ये शब्द है टी, दोलन काल। और एक सेकंड में जितना कंपन होता है उसे हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं, क्योंकि हम बार बार आवृत्ति का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आवृत्ति मतलब एक सेकंड में जितना कंपन हुआ। यदि 4 कंपन पूरा करने में 2 सेकंड लगते हैं, उदाहरण से समझते हैं हम पहले कि अगर 4 कंपन हो रहा है किसी वस्तु में और उस 4 कंपन को पूरा करने में 2 सेकंड लगा, इसका मतलब हुआ एक कंपन पूरा करने में कितना समय लगा, आधा सेकंड लगेगा, है ना। तो कुल समय बटे कंपन संख्या 2/4 बराबर 1/2, यानी आधा सेकंड लगेगा एक कंपन पूरा होने में। तो यहाँ पर दोलन काल हुआ आधा सेकंड, यानी एक कंपन पूर्ण करने में आधा सेकंड लगा, तो टी हुआ आधा सेकंड। अब ठीक इसका उल्टा देखते हैं, एक सेकंड में कितना कंपन हुआ। तो हम देखेंगे कि 4 कंपन को 2 सेकंड लगा, तो एक कंपन को एक सेकंड में कितना कंपन होगा, 2 सेकंड में 4 कंपन है, तो कंपन बटे समय, कंपन है 4, 2 सेकंड में 4 कंपन, तो 1 सेकंड में 2 कंपन होगा। इसी को हम आवृत्ति कहते हैं, जिसे हर्ट्ज इकाई में लिखा जाता है। यानी एन आवृत्ति जो है 2 हर्ट्ज है। 2 हर्ट्ज जब कहा जाएगा, इसका मतलब यही हुआ कि 1 सेकंड में 2 बार कंपन, यानी 2 कंपन। तो जब 2 हर्ट्ज बोलेंगे तो 1 सेकंड में 2 बार कंपन। कहीं भी कंपन अगर होता है, 1 सेकंड में जितना कंपन होता है वही आवृत्ति कहलाती है। तो कंपन, आवृत्ति और दोलन काल जो है वो एक दूसरे के विपरीत प्रतिलोम है। तो आवृत्ति निकालना हो
तो दोलन काल का उल्टा कर देंगे, प्रतिलोम कर देंगे तो आवृत्ति निकल जाएगी। और आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। उदाहरण के तौर पर 1 हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकंड में 1 कंपन। 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकंड में 50 कंपन। 100 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 100 कंपन। उसी प्रकार 20,000 हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकंड में 20,000 बार कंपन हुआ। अब ये जो हमने ट्यूनिंग फोर्क देखा उसमें ऊपर देखिए हर्ट्ज लिखा हुआ था, मैंने पहले ही बताया। ABCD में 488 हर्ट्ज, 433 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज, मतलब ये इसकी आवृत्ति है। 1 सेकंड में इतनी बार कंपन से हर एक की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा गया है। तो हर्ट्ज में हम हमेशा आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं। अब चलते हैं इसी आवृत्ति का ध्वनि और संगीत से, संगीत में कहाँ संबंध आता है। तो जैसा कि जानते हैं कि संगीत में हम कई तरह के वाद्य बजाते हैं। तंतु वाद्य मतलब जिसमें धागे स्ट्रिंग होते हैं। फूंक वाद्य जिसमें हम हवा से फूंक कर उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और कुछ है पर्दा ड्रम युक्त पीटने वाले जो वाद्य यंत्र है, जैसे ढोल, तबला, ड्रम इत्यादि। ये सब में कंपन उत्पन्न करके हम क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सब वाद्य यंत्रों में। तो सभी वाद्य यंत्रों में किसी न किसी प्रकार से भिन्न भिन्न कंपन का निर्माण होता है। कंपन से निर्मित आवृत्ति अलग अलग होती है, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं। तो अलग अलग आवृत्ति है। 1 सेकंड में कितनी बार कंपन, वही आवृत्ति है। अलग अलग आवृत्ति के कारण अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे संगीत के सप्तक में सा रे ग म प ध नि, ये जो सुर हैं अलग अलग सुनाई देते हैं, क्योंकि इनकी जो आवृत्ति है वह अलग अलग है। जैसे सा 256 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में 256 बार कंपन होने पर सा धुन सुनाई देता है। इस प्रकार 280 हर्ट्ज है वो रे के लिए है, रे की आवृत्ति। उस प्रकार ग की आवृत्ति है 312 हर्ट्ज, म की आवृत्ति है 346 हर्ट्ज। उसके बाद प की आवृत्ति है 384 हर्ट्ज। उसके बाद ध की आवृत्ति है 426 हर्ट्ज और नी की आवृत्ति है 480 हर्ट्ज। इस तरह से ये बढ़ते क्रम में हर्ट्ज की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है, यानी कंपन बढ़ता जाता है। और ये जानकारी आपके पाठ्य पुस्तक से ही ली गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संगीत सुर में भी आवृत्ति का ही योगदान है। तो मनुष्य भी जब ध्वनि निर्मित करता है तो अपने गले में जहाँ पर स्वर तंतु है वहाँ पर वह कंपन निर्मित करता है, अलग अलग आवृत्ति निर्मित होती है और हमें फिर अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इसलिए हर व्यक्ति की ध्वनि यानी आवाज़ अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति का स्वर तंतु अलग अलग कंपन करता है। गले में यह स्वर तंतु होता है, इस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। वोकल कॉर्ड देख रहे हैं, 2 स्वर तंतु के बीच में वो फैलना सिकुड़ना होता है, उसी के बीच में से हमारी हवा आती जाती है और आवाज़ निकलती है। तो ये स्वर तंतु बाहर से या अंदर से और ये ऊपर से देख रहे हैं स्वर तंतु। तो ये रचना अंदर से हम देखेंगे। स्वर तंतु इस तरह से है, बीच में जगह खाली, दोनों तरफ सपोर्ट है, वो एक कम अधिक फैलाव सिकुड़न पर अलग अलग आवृत्ति उत्पन्न होती है और अलग अलग ध्वनि का निर्माण होता है।
अब हम देखेंगे लाउड स्पीकर में ध्वनि कैसे निर्मित होती है। अभी तो हमने देखा मनुष्य के गले में कैसे निर्मित हुआ ध्वनि। अब हम चेक करेंगे लाउड स्पीकर में ध्वनि कैसे निर्मित होती है। तो ये है लाउड स्पीकर। आपने देख लिया लाउड स्पीकर। हम हर एक के घर में छोटे बड़े रूप में कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर होता ही है। मोबाइल में भी छोटा सा स्पीकर होता है। घर में आपका रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर और म्यूज़िक सिस्टम में बहुत सारे लाउड स्पीकर, ध्वनि क्षेपक लगे होते हैं। तो उनके द्वारा निर्मित साउंड की होती है, ध्वनि की होती है। और कैसे होती है इसकी चर्चा हमें करनी है, लेकिन आज हम इसे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम अपने अगले लेसन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।